स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी उनके बारे में बात की। मैं आपको वो चैप्टर समझा रही थी, वो हमने पूरा कर दिया है। हमारा चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी, तो उनकी चर्चा हमारी हो चुकी है। अब हम आगे इनकी एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। तो बच्चों, मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है वो वर्क बुक के अंदर करवा रही हूँ। इनके अंदर आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो सभी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आपको वर्क बुक नहीं खरीदनी है, वो लेनी नहीं है। पर क्या है कि इनके अंदर कुछ और भी क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा मैं आपको करवा सकती हूँ। इस वजह से मैंने वर्क बुक का उपयोग किया है। आपको वर्क बुक नहीं लेनी है। आपको जो क्वेश्चन आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय और अभ्यास के अंदर और जितने मैं करवाती हूँ वही आपको उनके अंदर लिखने हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, और यही आपको करना है। ठीक है। तो चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी जिनकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, तो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है। बड़ों से पूछताछ कीजिए, उनके अंदर कुछ सवालात है। तो पहला सवाल है, हम जो पत्र लिखते हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? वगैरह वगैरह जो सवाल है उनके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है और डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे पत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं और लोगों तक पहुँच जाते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं? का आंसर है, आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है? तो आप सब लोग है, हम सूरत में रहते हैं पर बहुत सारे लोग हैं वो मोटा वराछा एरिया जो है यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैंने आपको ये पिन कोड है ये यहीं का बताया है, क्योंकि हमारी स्कूल है वो भी इसी एरिया में है जिनको पिन कोड लगता है यहाँ का। ठीक है। तो हमारा 84 का पिन कोड होता है। तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड को उनका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये कहा जाता है। पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। मैं मोटा वराछा सूरत में रहता हूँ, वहाँ का पिन कोड नंबर है 394105 है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपके घर डाक देने कौन आता है? तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। फिर आगे है डाकिया और कुरियर वाला जो आता है उनसे कुछ सवाल है। क्वेश्चन दूसरा, डाकिया और कुरियर वालों की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनको मिलकर कुछ प्रश्न पूछने फिर आपको उत्तर लिखने हैं। तो डाकिये से बातचीत,
तो पहला क्वेश्चन है, आप डाक सेवा में कब से है? तो डाकिया कहता है, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है? तो डाकिया कहता है, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। ये सारी सुविधाएं एक डाकिये को दी जाती है जो गवर्नमेंट जॉब है, डाक खाने में जो करता है, उनको इतनी सहूलतें हमारी सरकार की ओर से मिलती है। उनको वेतन मिलता है, उसके अलावा मुफ्त में उनकी चिकित्सा होती है, अस्पताल का खर्च भी उनका मुफ्त होता है। फिर हाई स्कूल तक उनके 2 बच्चों की फ़ीस भी उनको माफ़ी मिलती है, उनको फ़ीस भी गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा जब वो एक जगह से दूसरी जगह सबको डाक देने के लिए जाता है तब उनको साइकिल भी दी जाती है, साइकिल भी उनको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और फिर नौकरी जब उनकी ख़त्म हो जाती है तो उनको पेंशन भी गवर्नमेंट देती है। इस तरह से उनको सुविधाएं प्राप्त होती है। फिर है क्वेश्चन 3, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? तो डाकिया कहता है कि लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। फिर है कुरियर वाला, तो उनके साथ कुरियर वाले के साथ बात। तो प्रश्न पहला कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? तो कुरियर वाला, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है, पत्रों और पार्सलों की उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। फिर आगे दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने काम से खुश हैं? तो कुरियर वाला कहता है, हाँ खुश हूँ मैं अपने काम को, समाज सेवा मानता हूँ। फिर तीसरा प्रश्न, आपको क्या सुविधाएं मिलती है? कुरियर वाला, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है कंपनी की ओर से, रेल यात्रा के बस यात्रा के लिए पास मिलता है। तो ये कुरियर वाला जो है वो पर्सनल किसी कंपनी में काम करता है, इसलिए उनको डाकिये की तरह इतनी सारी सेवाएं नहीं मिलती है जिस तरह से डाकिये को सेवाएं मिलती है। फिर संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये सारे चित्र यहाँ दिए गए हैं। पहले के ज़माने के अंदर जब डाक सेवा की सुविधाएं नहीं थी तब की बात है, तब एक पत्र दूसरे इंसान को पहुँचाना हो तो पहले इस तरह से कबूतरों का, पक्षियों का उपयोग करते थे, ज़्यादातर कबूतर का ही उपयोग करते थे। उनको इस तरह से पत्र दिए जाते थे और वो जाकर वहाँ पहुँचा देता था जिनको ये पहुँचाना होता है। इस तरह से कबूतरों को पहले ट्रेन किया हुआ होता है। तो पहले के ज़माने में इस तरह से काम होता था, पहले चित्र में जो दिया गया है। फिर दूसरा जो चित्र है राजा महाराजा, तो उनका संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए उनके दरबार के अंदर इस तरह से आदमी दूत रखते थे और एक दूत दूसरे राज्य में जाकर अपने महाराज का संदेश इस तरह से पढ़कर सुनाता और उनको वहाँ जाकर ये बताता था। तो ये दूत इस तरह के पत्र का कार्य करता था। फिर आया डाकिया, इस तरह के डाक सेवाएं डाकिया डालता था। तो डाकिया है, उनको ये डाक खाना है, इनके अंदर सारे पत्र डाले जाते थे। जिनको भी कहीं पत्र लिखना होता तो वो पत्र लिख के इस तरह के डाक के डिब्बे के अंदर डाल देते थे। फिर वो डाक के डिब्बे से डाकिया पत्र निकालता और अपने थैले में लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजने जाता था। ये है पत्र के 2 प्रकार। ये पहला जो 4 नंबर वाला पत्र है ये पोस्ट कार्ड है। इनके अंदर
आप आगे पीछे और यहाँ तक लिख सकते थे। और फिर यहाँ पता जो लिखना है, लाइन ड्रॉ की है, स्क्वायर है, वहाँ टिकट लगाना था। फिर नीचे ये बॉक्स दिए गए हैं, ये पिन कोड के है, और यहाँ ये 3 जो लाइन है वो एड्रेस की है, उनके अंदर ही एड्रेस लिखना था। इनको पोस्ट कार्ड कहते थे। और ये अंतर्देशीय कवर पत्र है, इनके अंदर चिट्ठी लिखकर आप अंदर रखनी थी और फिर ऊपर नाम, पता और इनको चिपका कर बंद कर देना है। इनको अंतर्देशीय पत्र कहते थे। फिर है ये देखो मोबाइल आ गया। अब इनके अंदर मैसेज ईमेल के द्वारा आप पोस्ट कर सकते हैं अपने पत्र को, अपने मैसेज सेंड करते हैं। और ये है इंटरनेट द्वारा, ईमेल द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेज सकते हैं। लिख के आपको जो भी मैसेज देना होता है वो आप दे सकते हैं। इस तरह से संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार या दायित्व संभालते हैं। यह पत्र केवल पोस्टकार्ड का उपयोग किया जाता था। पहले केवल पोस्टकार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू हुआ। आजकल टेलीफोन संदेशा व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है। इनसे संदेशा व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर, सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो उनका आंसर है, मेरे प्यारे रामू, अंतर्विद्यालयीय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही पूजन। अपने दोस्त को इस तरह से वो संदेशा भेजता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखेंगे? तो प्रेम कोच, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश। ये ईमेल के अंदर जो पत्र लिखते हैं उनका यहाँ आपको एक नमूना दिया है। इस बार हमने छुट्टियाँ अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में मैं साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर आता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही नहीं चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। तो इस तरह से हम ईमेल के द्वारा पत्र लिख के अपने दोस्त को बता सकते हैं। इस तरह का मैसेज हम भेज सकते हैं। फिर आगे है निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको पत्र लिखते समय पहले अपना पता लिखना है, और वो भी दाएं साइड, बाईं ओर नहीं।
तो सबसे पहले रमेश पुरोहित 4 आकाश गंगा डीडी रोड राजकोट 27 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र हितेश। जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तमिलनाडु के अंदर ये कन्याकुमारी है, एकदम दक्षिणी छोर के ऊपर, जहाँ बहुत सारे समुद्र की तट है बड़ी, तो वो वहाँ आया हुआ है। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समुद्र तट पर भारी भीड़ देखा। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा वैभव रूप मैंने अगले दिन कन्याकुमारी का पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार में शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। तो इस तरह से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को पत्र लिखता है। फिर वो अपने कन्याकुमारी का जो उन्होंने प्रवास किया था, उस प्रवास के बारे में वो उनको सारी बातें बताता है। वहाँ उसने क्या देखा, तो जो कुछ भी देखा वह उनकी बात उसने वहाँ अपने शब्दों में वर्णन की है। उसने बताया कि हमने यहाँ यहाँ ये वो चीज़ें देखी। फिर आगे है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 15 आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग राजकोट 28 नवंबर 2013। आदरणीय गुरुवर कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आभारी शिष्य महिपा रांदेरिया कक्षा 8B। तो इस तरह से वो बीमार होने की वजह से 8 दिनों की छुट्टी स्कूल से लेना चाहता है और इसीलिए वो अपने जो शिक्षक है, उनके जो टीचर है, गुरुजी है उनको इस तरह का पत्र लिखकर वो बताता है कि मुझे मलेरिया
बुखार हो गया है और डॉक्टर ने 8 दिन तक आराम करने के लिए, 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए आराम करने के लिए बोला है, इसलिए मैं 1 वीक तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा और मेरा जो कुछ भी मिस हो जाएगा लिखना पढ़ना, वो मैं आपको खातिरपूर्वक बता रहा हूँ कि मैं ठीक होते ही वो सारा अपनी ओर से पूर्ण कर लूँगा, कंप्लीट कर दूँगा, इनकम्प्लीट रहने दूँगा नहीं। और फिर उनका आभार मानते हुए अपना नाम लिख कर, अपने क्लास का नाम लिख कर वो बता देते हैं और यहाँ पत्र पूरा करते हैं। फिर आगे तीसरा पत्र है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रार्थनाचार्य को पत्र लिखे। प्रार्थनाचार्य यानी प्रधानाचार्य ही है, यानी हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हम प्रधानाचार्य कहते हैं। तो इस तरह से अपने स्कूल के अंदर अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले दाईं ओर उनका उल्लेख करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर नडियाद, 15 अक्टूबर 2013। विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिक से संबंधित पुस्तकें न होना। तो वो कहता है कि अपने कार्यालय के अंदर विज्ञान और वैज्ञानिक के संबंधित जो पुस्तक होनी चाहिए वो उनको वहाँ नहीं मिल रही, वो वहाँ नहीं है। तो वो उनको बताते हुए पत्र लिखते हैं अपने आचार्य को। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव के पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8A। तो इस तरह से वो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है और उनको बताता है कि उनके पुस्तकालय के अंदर और बहुत सारी पुस्तकें हैं और लेखकों की कई पुस्तकें हैं, साहित्य के पुस्तकों की भरमार है और एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान के संबंधित एक भी पुस्तक नहीं है और वैज्ञानिकों के जीवनी भी एक भी नहीं है। तो इस तरह की पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में होनी चाहिए ताकि इनसे बच्चों को विज्ञान के प्रति जागृति हो और उनको अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती है उनके जीवन के बारे में जान के। तो उनसे बच्चों के अंदर ज़्यादा विज्ञान के प्रति रुचि भी देखने को मिलती है, रुचि उनकी जागती है। तो इस तरह की पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में नहीं है, इनका अभाव है। तो आप इन पुस्तकों को हमारे लिए उपयोग में रखें और हमारा जो ये संकट है, उनका अभाव है, संकट हमें दूर करिए क्योंकि ये हमें बहुत खटकता है। तो मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप इस तरह की पुस्तकें हमें प्रोवाइड करते हैं, अगर वो आप हमें देते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं आपका खूब आभारी रहूँगा। आशा आप इस अभाव से पूर्ति पर ध्यान देंगे।
अभाव के पूर्ति पर ध्यान देंगे, ये अभाव पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से वो बात करता है। फिर कहता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा 8A, और वो इस तरह से वो अपने पुस्तक में प्रिंसिपाल को बताता है कि उनके पुस्तकालय के अंदर विज्ञान के पुस्तकों की कमी है और वो उनको खटकती है। तो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको जो आगे एक्सरसाइज बाकी है वो हम अगले पीरियड में अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।